इस वीडियो में हम देखेंगे खंड ब प्रबंधन के टॉपिक नंबर 20 से लेकर 30 तक, जो है नेतृत्व के सिद्धांत, शैलियां, समूह व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार, अभिवृत्ति, मूल्य, टीम निर्माण, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, संघर्ष प्रबंधन, समय प्रबंधन और तनाव प्रबंधन। नेतृत्व किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण को सामान्यतः नेतृत्व कहा जाता है जिसके द्वारा वह व्यक्तियों अर्थात अपने अधीनस्थों का मार्गदर्शन करता है। किसी संगठन में नेतृत्व अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं का निर्देशन करने की योग्यता है ताकि निर्धारित लक्ष्यों को सुगमता से प्राप्त किया जा सके। नेतृत्व की प्रकृति एवं विशेषताएं। यह एक सतत क्रिया है, औपचारिक और अनौपचारिक होती है, लक्ष्य प्रधान होती है। नेतृत्व सदैव जन्मजात नहीं होता, प्रबंधन का एक भाग है, व्यक्ति का गुण है, हितों की एकता है, हितों की एकता को प्रदर्शित करता है, व्यवहारिक कौशल है, मार्गदर्शन की एक कला है। लीडरशिप के कार्य क्या हैं? सहयोग प्राप्त करना, अनुशासन स्थापित करना, संस्था के उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या करना, परामर्श देना, प्रेरणा प्रदान करना, नैतिकता को विकसित करना। नेता के क्या गुण होने चाहिए? शारीरिक शक्ति होनी चाहिए, भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए, अभिप्रेरणा की शक्ति होनी चाहिए, व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता होनी चाहिए, संप्रेषण की योग्यता यानी कम्युनिकेशन की योग्यता होनी चाहिए, शिक्षण योग्यता होनी चाहिए, मानवीय संबंधों का ज्ञान होना चाहिए, तकनीकी दक्षता होनी चाहिए। नेतृत्व की शैलियां। पर्यवेक्षण वाला देखें तो उत्पादन प्रधान या कर्मचारी प्रधान नेतृत्व शैली होती है। शक्ति के अनुसार देखें तो परामर्श वाला, निरंकुश नेतृत्व, निर्बाध या स्वतंत्रतावादी नेतृत्व, जनतांत्रिक नेतृत्व, सहभागी नेतृत्व, हितकारी निरंकुश नेतृत्व, शोषक निरंकुश नेतृत्व। अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व शैली देखें तो पॉजिटिव या नेगेटिव अभिप्रेरणा शैली हो सकती है। अगला टॉपिक है समूह व्यवहार। एक समूह ऐसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के एक संगठित व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। समूह औपचारिक और अनौपचारिक हो सकते हैं। औपचारिक समूह में देखें तो विशिष्ट कार्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संगठन द्वारा निर्मित होता है। औपचारिक समूह का विशेष लक्ष्य नहीं होता, कर्मचारी स्वयं निर्माण करते हैं। औपचारिक समूह जानबूझकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए बनाया जाता है, जबकि अनौपचारिक समूह स्वेच्छा से बनाया जाता है। औपचारिक समूह का आकार विशाल होता है, अनौपचारिक समूह का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। औपचारिक समूह में स्पष्ट नियमों द्वारा संचालन होता है, अनौपचारिक समूह में किसी भी प्रकार की नियम संहिता का भाव रहता है। औपचारिक समूह में पद सोपान होता है, अनौपचारिक समूह में पद सोपान नहीं होता है। अगला टॉपिक है व्यक्तिगत व्यवहार। व्यक्तिगत व्यवहार से तात्पर्य उस तरीके से है जिसमें कोई व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर प्रतिक्रिया करता है या व्यवहार करता है। एक व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में कैसी प्रतिक्रिया देगा और खुशी, अशिष्टता, प्रेम, क्रोध आदि भावनाओं को व्यक्त करेगा, यह व्यक्तिगत व्यवहार है। व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं, वातावरणीय कारक हो सकते हैं और संगठनात्मक कारक हो सकते हैं। व्यक्तिगत कारक जो जीवन से संबंधित है या मनोवैज्ञानिक है। जीवन से संबंधित जैसे भौतिक गुण, आयु, लिंग, धर्म, वैवाहिक स्थिति, अनुभव। मनोवैज्ञानिक कारक जैसे व्यक्तित्व, धारणा, दृष्टिकोण, मूल्य। वातावरण कारक आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, रणनीतिक हो सकते हैं, कानूनी हो सकते हैं। आर्थिक कारण जैसे रोजगार, मजदूरी दरें, तकनीकी विकास। संगठन वाले कारकों में भौतिक सुविधाएं, संगठन की संरचना, डिजाइन, नेतृत्व, प्रोत्साहन व्यवस्था और अभिप्रेरणा व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगला टॉपिक है अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड। अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व की वे प्रवृत्तियां हैं जो उसे किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के संबंध में किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। अभिवृत्ति सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य हो सकती है। अभिवृत्ति की विशेषताएं क्या हैं? यह जन्मजात नहीं होती, व्यवहार को प्रभावित करती हैं, अनिवार्यतः किसी मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित होती हैं। इसके 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष। अभिवृत्ति सदैव संवेगों तथा भावों से प्रभावित होती है। अगला टॉपिक है मूल्य यानी वैल्यूज। मूल्य वे विभिन्न आदर्श तथा प्रतिमान हैं जो किसी संगठन में कार्मिकों को निर्देशित करने में प्रयुक्त होते हैं। मूल्यों का व्यक्ति के आचरण, व्यक्तित्व तथा कार्यों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। मूल्य की प्रकृति एवं विशेषताएं। मूल्य व्यक्ति के व्यवहारों, विचारों, विश्वासों को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। किसी सभ्यता, संस्कृति, समाज, शब्द, शिक्षा का मेरुदंड होता है। व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक हो सकता है। अमूर्त होते हैं, सीखे जा सकते हैं, स्वयं के संरक्षक होते हैं, सकारात्मक प्रेरक तत्व होते हैं जिनमें लक्ष्य प्राप्ति के गुण होते हैं और जीवन व्यवहार के आदर्श होते हैं। मूल्यों के प्रकार आध्यात्मिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, व्यवसायिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य
और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। एनसीईआरटी के अनुसार गांधीवादी मूल्य हैं सामाजिक जागरूकता, निर्भरता, मानव श्रम का महत्व, अहिंसा, सेवा, शांति, सत्यवादिता, अन्य धर्मों के प्रति आदर, पवित्रता। मूल्यों का महत्व क्या है? मूल्यों द्वारा आदर्श नागरिक का निर्माण हो सकता है। जीवन में मूल्य सिद्धांत मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। मूल्यों द्वारा व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठकर परहित के लिए कार्य करता है। कार्मिकों की अभिवृत्ति एवं अभिप्रेरण को समझने में सहायक है। मूल्यों द्वारा आंतरिक आत्मानुभूति, स्वेच्छापूर्ण, स्वीकारात्मक, निर्माणात्मक अनुशासन का विकास होता है। अगला टॉपिक है टीम निर्माण। यह एक प्रबंधन की तकनीक है जिसमें व्यक्तिगत प्रयासों को सामूहिक प्रयासों में उद्देश्य प्राप्ति के लिए बदला जाता है। लाभ क्या है? बेहतर संचार होता है, सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, मनोबल में सुधार होता है, प्रेरणा बढ़ती है, रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, कार्यस्थल पर भरोसा जागता है, श्रमिकों के बीच संबंधों में सुधार होता है, कर्मचारियों में विश्वास और सहयोग में वृद्धि होती है। टीम निर्माण की प्रक्रिया क्या है? पहले तो आवश्यकताओं को पहचानो, उद्देश्यों और कौशल को निर्धारित करो, रणनीति तैयार करो, व्यक्तियों की पहचान करो और उनके सामर्थ्य का पता लगाओ, उनको प्रशिक्षण दो, कार्यों की देखरेख करो, समय समय पर निर्देशित करो, टीम आउटपुट का मूल्यांकन करो। अगला टॉपिक है अभिप्रेरण, मोटिवेशन। अभिप्रेरण वह मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो व्यक्तियों को काम पर बनाए रखने के साथ साथ उन्हें उत्साहित करती है और अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। विशेषताएं क्या है? ये सतत प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, केवल मानवीय संसाधनों का ही अभिप्रेरण किया जा सकता है। अभिप्रेरण संतुष्टि का कारण नहीं अपितु परिणाम है। व्यक्तियों की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। अभिप्रेरण में संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, उसका कोई एक भाग नहीं। यह प्रबंधकीय सफलता का कारण और परिणाम दोनों है। अभिप्रेरण की विचारधाराएं। पहला है मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम। मैस्लो के अनुसार निम्न स्तर की आवश्यकताएं होती हैं और उच्च स्तर की आवश्यकताएं होती हैं। मैस्लो के अनुसार 5 आवश्यकताएं हैं: शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, आत्मसम्मान की आवश्यकताएं और आत्म विकास की आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, सोना, घर आदि। सुरक्षा आवश्यकताएं जैसे शारीरिक, नौकरी, संसाधन, स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी आदि। सामाजिक आवश्यकताएं दोस्ती, परिवार, जीवन साथी। आत्मसम्मान की आवश्यकताएं जैसे स्व विकास, उपलब्धि, दूसरों का सम्मान, दूसरों से सम्मान। आत्म विकास की आवश्यकताएं जैसे समस्या निवारण में रचनात्मकता लेके आना, सहजता, भेदभाव से परे होना। अगला है हसबर्ग का द्विघटक विचारधारा। हसबर्ग के मत अनुसार जब व्यक्ति कार्यस्थल पर अपने कार्य से असंतुष्टि प्राप्त करता है तो उस असंतुष्टि का कारण वह वातावरण है जहां वह काम करता है। इस वातावरण को जो घटक प्रभावित करते हैं, हसबर्ग ने उन्हें स्वास्थ्य और आरोग्य घटक के नाम से संबोधित किया है। हसबर्ग के अनुसार आरोग्य घटक होते हैं या अभिप्रेरक घटक होते हैं। स्वास्थ्य या आरोग्य घटक जैसे नीतियां, प्रशासन, कार्यदशाएं, पर्यवेक्षण, पारस्परिक व्यक्तित्व संबंध। अभिप्रेरक घटक जैसे उपलब्धियां, मान्यता एवं सम्मान, विकास, उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उन्नति और कार्य की प्रकृति। अगला है मैग्रेगर की XY विचारधारा। मैग्रेगर ने इस विचारधारा में मानव अभिवृत्तियों एवं व्यवहार के संबंधों में 2 विरोधी विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं। एक है X विचारधारा, दूसरी है Y विचारधारा। X विचारधारा वाले व्यक्ति आलसी होते हैं, वह कम से कम काम करना चाहते हैं, कार्य को बोझ समझते हैं, उत्तरदायित्व से दूर रहना पसंद करते हैं, परिवर्तन का विरोध करते हैं, सृजनशीलता का अभाव पाया जाता है, स्वार्थी होते हैं, लगाव कम होता है। Y विचारधारा वे व्यक्ति कार्य को स्वाभाविक एवं सहज क्रिया मानते हैं, नवीन विधियों एवं परिवर्तनों का स्वागत करते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं, कल्पनाशील होते हैं, सृजनशील होते हैं, स्वप्रेरित और स्वनियंत्रित होते हैं। अगला टॉपिक है संघर्ष प्रबंधन। संघर्ष भी संस्था की एक स्वाभाविक समस्या है, क्योंकि जहां बहुत से विचारशील व्यक्ति काम करते हैं वहां मूल्यों, भावनाओं, आशाओं और उनके हितों के बीच में टकराव की संभावना होती है। विशेषताएं क्या हैं? सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हिंसात्मक और अहिंसात्मक हो सकता है, सकारात्मक नकारात्मक हो सकता है, चेतन प्रक्रिया है न कि अचेतन, विरोधियों को हानि पहुंचाकर उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। संघर्ष प्रबंधन की तकनीकें देखें तो उपयुक्त शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, सूचना व संप्रेषण प्रणाली में सुधार करना, निष्पादन के लिए उच्च स्तरीय लक्ष्यों का निर्धारण करना, रचनात्मक एवं नए विचारों का प्रोत्साहन देना, विशेषज्ञों से परामर्श एवं सेवाएं लेना, कार्य नियमों, नीतियों एवं सामान्य कानूनों का निर्धारण करना। इसी में अगला है संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में क्या अंतर है। संघर्ष कभी कभी होता है, प्रतिस्पर्धा निरंतर होती रहती है। इसमें नियमों का पालन नहीं किया जाता, इसमें सामाजिक नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। हिंसा का प्रयोग होता है संघर्ष में, प्रतिस्पर्धा अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित होती है। दोनों विरोधियों की हानि होती है संघर्ष में, प्रतिस्पर्धा में दोनों पार्टियों को लाभ होता है। अगला टॉपिक है समय प्रबंधन। भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए लगाए गए समय और करने के क्रम को सोच विचार कर व्यवस्थित करना समय प्रबंधन कहलाता है। समुचित समय प्रबंधन से दक्षता मिलती है, उत्पादकता बढ़ती है और कार्य सही समय पर पूरे होते हैं। समय प्रबंधन से बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं, स्तर बढ़ाया जा सकता है, उत्पादकता वृद्धि की जा सकती है, तकनीक लेके आई जा सकती है, तनाव के स्तर को कम किया जा सकता है। अगला टॉपिक है तनाव प्रबंधन। व्यक्ति तथा उसके कार्यों के
पारस्परिक असामंजस्य तथा कार्य के वातावरण से उत्पन्न होता है। तनाव किसी व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक दशा है जो उसके वातावरण से तैयार होती है। विशेषताएं क्या है तनाव की? बहुआयामी प्रक्रिया है, व्यक्ति को नियंत्रण से बाहर कर देती है, मानसिक स्थिति का प्रकटीकरण होता है, बाह्य वातावरण का प्रत्युत्तर होता है, इसका प्रभाव स्वयं के साथ साथ अन्य व्यक्तियों पर भी पड़ता है, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तनाव के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? मनोवैज्ञानिक स्रोत हो सकते हैं जैसे नकारात्मक घटनाएं, व्यावसायिक स्रोत हो सकते हैं जैसे सहकर्मियों का अधिक बोझ, सामाजिक स्रोत हो सकते हैं, अंतःसाइकी स्रोत हो सकते हैं। तनाव के प्रभाव क्या हैं? शारीरिक प्रभाव होते हैं, मानसिक प्रभाव होते हैं, व्यवहार में प्रभाव होते हैं। शारीरिक प्रभाव जैसे हृदय का स्पंदन बढ़ जाता है, मानसिक प्रभाव जैसे एकाग्रता में कमी आती है, निर्णय ले पाना मुश्किल हो जाता है, व्यवहार में जैसे व्यक्ति धूम्रपान करने का लग जाता है, ड्रग्स शराब का सेवन करने लग जाता है, लंबे समय तक तनाव रहने से कुछ रोग भी लग जाते हैं जैसे शराब की लत लग जाती है, दमा हो जाता है, दुर्बलता आती है, शरीर में हाइपरटेंशन हो जाता है, स्मृति का लोप हो जाता है। तनाव प्रबंधन कैसे करेंगे? तनाव के स्रोत का पता लगाना चाहिए, समय और कार्य का सही प्रबंधन करना चाहिए, सोच को वास्तविक और तर्कपूर्ण बनाना चाहिए, समस्या का सही मूल्यांकन करना चाहिए, नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए, सहयोग देना और लेना चाहिए, समाज में लोगों से मिलना जुलना चाहिए, नियमित शारीरिक व्यायाम जैसे योग और टहलना चाहिए, आहार के प्रति सजग रहना चाहिए, नियमितता का पालन करना चाहिए, उत्तम कोटि के प्रेरणादायक साहित्य का नियमित अध्ययन करना चाहिए, अपनी कमियों को जानना चाहिए, स्वयं दूर करने का प्रयास करना चाहिए, अपनी विशेषताओं और योग्यताओं को जानना चाहिए और बढ़ाना चाहिए।